एमपी की सियासत में इन दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकातों का दौर खूब चर्चा बटोर रहा है। इन मुलाकातों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब इनके बीच सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा भी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 8 जून तक विदेश दौरे पर थे, लेकिन शुक्रवार की शाम अचानक विदेश दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद बुधवार को भोपाल दौरे पर आ रहे हैं सिंधिया। अब सवाल ये है कि क्या सिंधिया दिल्ली के नेताओं का संदेश लेकर आ रहे हैं? उनके दौरे से मुलाकातों से उठा सियासी बवंडर थमेगा या उसे और हवा मिलेगी? जानकार तो ये भी मानते हैं कि कोरोना की संक्रमण दर कम होने के बाद अब सरकार और संगठन में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। सांसद सिंधिया का दौरा उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात करेंगे। स्वाभाविक रूप से संगठन विस्तार और निगम मंडल में नियुक्ति चर्चा का विषय हो सकता है। सिंधिया जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं, तो भोपाल तो आ ही सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आना भी मतलब एक अपेक्षित है और हमारे उन सब नेताओं को तो एक रूटीन है। कोई हम लोग केवल दिल्ली या इधर उधर थोड़ी घूमते हैं, अपने अपने फील्ड में सभी लोग हैं और माननीय सिंधिया जी भी, भोपाल उनकी राजधानी है, तो बिल्कुल। कांग्रेस भी मुलाकातों से उठ रहे सियासी मायनों पर नजर बनाए हुए है। कथित रूप से सियासी घमासान पर कांग्रेस तंज कसने से नहीं चूक रही है। अब चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भारी उठापटक चल रही है भाजपा की राजनीति में, और कहीं न कहीं नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट चल रही, कहीं निगम मंडल की सुगबुगाहट चल रही, कहीं संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट चल रही, तो वे भी उस बहती गंगा में हाथ धोने आए, लेकिन उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। वे मध्य प्रदेश आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कहते थे मैं भी टाइगर हूं, लेकिन अब वो मैं भी जिंदा हूं बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो आ रहे हैं। ना खुद सिंधिया जी को मंत्री पद 15 महीने में मिला है, ना उनके समर्थकों को कोई तवज्जो मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें हवा भरने के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में कोई कदम बिना किसी कारण से नहीं उठाया जाता। हर कदम और चाल का अपना एक समीकरण होता है। फिर दिग्गजों की मुलाकात को सौजन्य भेंट का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दीबाजी होगी। ये जरूर तय है कि सरकार और संगठन विस्तार की ओर बढ़ेंगे और मजबूत तरीके से जनता के बीच अपनी योजनाएं और काम को पेश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया का संदेश या सिंधिया संदेश। सिंधिया संदेश पर सभी की निगाहें 2018 के कुछ पहले से ही हैं। उस समय सिंधिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे और 14 महीने की सरकार में भी वो कांग्रेस में रहे, लेकिन 2020 मार्च के एक बड़े घटनाक्रम ने सिंधिया जी का संदेश भी बहुत साफ तौर पर सुनाया, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को, जिसका वो हिस्सा बने। पूरे देश को भी उन्होंने संदेश दिया कि अब बहुत हो चुका, अब कांग्रेस के साथ अपना पुराना रिश्ता जो परंपरा से चला आ रहा है उसको तोड़कर अब मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो मनुष्य का मनोविज्ञान है जो हमेशा ये ढूंढता रहता है कि क्या हो रहा है। ऑफिस है तो ऑफिस में चर्चाएं होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां जितना ज़्यादा ताकत होती है या जितना ज़्यादा शक्ति संपन्नता होती है वहां उतनी ज़्यादा चर्चा। ये तो हीरो साहब जो हैं कई महीनों से पत्नी के साथ ही नहीं रह रहे हैं। ये राजनेता, अरे भैया कोई सीमा नहीं है दादा, कुछ कह नहीं सकते अपन, क्या है क्या बताऊं मैं आपको। मतलब ये समझ लो कि ये हो रखा है, बस आधा भोपाल उनका है। अब इन सब के पीछे कितनी सत्यता है, कितना सत्यांश है, ये नहीं, लेकिन लोगों को खूब मज़ा आता है सुनने में और कहने में। और यही वजह है कि सिंधिया जी पहले भी चर्चा में रहते रहे और अभी भी चर्चा में। हर बार उनका दौरा नई कहानियों की पटकथा लिखने लग जाता है कि सिंधिया आ रहे हैं तो इस संदेश के साथ आ रहे हैं। अब तो फाइनल हो गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कैबिनेट में बर्थ जो है वो पक्की है, हो ही गया फाइनल। बस वो अमित शाह जी से मिलकर फाइनल और प्रधानमंत्री से भी बातचीत हो चुकी है।
और यहाँ आ रहे हैं तो बस अब इमरती देवी जी का पुनर्वास तय है और अब तो उनकी लिस्ट है साहब, बहुत गुस्से में हैं या बहुत प्रसन्न हैं, नाना प्रकार की बातें हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि सच्चाई की ज़मीन पर खड़े होकर देखें कि सिंधिया जी के दौरे के मायने क्या हैं। और ये तो उम्मीद हम नहीं कर सकते कि इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों की चर्चाओं से या मीडिया की चर्चाओं से परे हों, लेकिन फिर भी क्या सच्चाई है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं अब्बास हफीज़ साहब जो कांग्रेस के युवा नेता हैं और प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल जी जो प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के और युवा नेता हैं। सत्यप्रकाश जी, पहली छोटी टिप्पणी आपकी, सिंधिया जी आए, क्या लाए? ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है जब भी उनका दौरा होता है। क्या किस तरह देखते हैं आप सिंधिया जी के दौरे को? जी शरद जी, आपको इससे आप टॉपिक भी बहुत शानदार लेके आते, वक्त की नजाकत को बखूबी समझते हैं आप जी। सिंधिया जी का यूं तो मध्य प्रदेश में आना लगा रहता है, लेकिन जब भी वो आते हैं उनके समर्थकों में या बीजेपी का दूसरा जो कैंप है उसमें थोड़ी सी हलचल तो होती है। लेकिन अब की बार का जो उनका आना है वो कहीं ना कहीं जो इंटरनली जो मीटिंग हो रही है ना बड़े बड़े लीडर्स के बीच में, इसमें शिवराज जी अलग हैं, उसके लिए एक बड़ी हवा है। लेकिन ये बात मैं आपको सही कहूं, सिंधिया जी अपने आप को टाइगर कहते हैं और टाइगर की अपनी टेरिटरी होती है। टाइगर की टेरिटरी में नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी आते हैं, तो एक टेरिटरी में एक ही टाइगर रहता है। तो ये तो आप निश्चित संदेश है कि ये उस ग्रुप के साथ ना जाते हुए ये कहीं ना कहीं शिवराज जी के साथ ही जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जिस समय कांग्रेस गई, भाजपा की आई, तो उस समय की स्थितियां क्या थी, उसमें कौन ने लीड किया था, ऐसा कांग्रेस के लोग या बीजेपी के जो सोर्सेज है वो कहते हैं कि नरोत्तम जी ने उस समय बड़ा लीड किया और कहीं ना कहीं वो भी सीएम की चाहत में थे। लेकिन ये पक्की बात है कि सिंधिया जी की स्कीम के बगैर, उनकी रिकमेंडेशन के बगैर मध्य प्रदेश के सीएम चेहरा डिफरेंस नहीं हो सकता था। अब बात रही कि सीएम प्रोजेक्टेड थे शिवराज सिंह 2018 में, बीजेपी की ऐसी मान्यता है कि जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है उसको तो काम देना ही पड़ेगा। अब बात ये आती है कि सिंधिया जी किसके लिए आ रहे हैं, या तो अपने जो हारे हुए लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए आ रहे हैं, या इस जो आग अभी लगी है उसमें किस साइड में घी डालने के लिए आ रहे हैं। शिवराज सिंह जी का कोई तोड़ नहीं है मध्य प्रदेश में, उनकी अपनी एक इमेज है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपने एक चीज गौर की होगी, जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की बाइट है उसमें उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से इस बात को एलोबरेट करने की कोशिश की है कि रूटीन दौरा होता है, और चूँकि सांसद हैं, मध्य प्रदेश से सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो भोपाल आना उनका एक सहज प्रक्रिया है कि मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि भैया आप लोग क्यों इतना बाल की खाल खींचने में लग जाते हो, आ रहे हैं, ये कहेंगे, वो समायोजित करेंगे, कुछ ऐसी ध्वनि भी प्रतीत हुई। इस पर भी एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी, एक्चुअली कहीं ना कहीं राजनीति में जो सामने होता है बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और होता है। रजी, आप बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं मध्य प्रदेश के, तो आप ये समझते हैं जो सामने कहा जाता है क्या वो सत्य होता है? नहीं होता है। शिवराज जी के बारे में मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास शिवराज जी एक ऐसा फेस है जो युवाओं, जो किसानों के दिलों में बसते हैं। भाजपा के पास ऐसा फेस शायद अभी तो नजर नहीं आता है। उनकी टक्कर के लिए बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको अभी लोगों के दिलों में जगह बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगी, तब वो शिवराज जी को फेस कर सकते हैं। लेकिन सिंधिया की यह पक्की बात मान लीजिए आप कि वो शिवराज की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपनी टेरिटरी में दूसरे को कभी जन्म नहीं देंगे। ये राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। जी, एक विश्लेषण का सिरा आपने जो प्रस्तुत किया है, देखिए ये प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ नहीं होती। ये आपकी टेरिटरी में और मेरी टेरिटरी में भी है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश और शरद द्विवेदी जी जहाँ काम करते हैं वहाँ भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।
अब्बास हफीज़ साहब और रजनीश जी क्या इससे परे हैं? क्या उनके यहाँ लाल कालीन बिछे हैं कि आइए, अरे आपका तो स्वागत है साहब, आइए अब्बास हफीज़ साहब, आइए रजनीश जी। घोर परिश्रम, घोर मेहनत, थोड़ा सा ईश्वर का आशीर्वाद, लेकिन परिश्रम ही मुख्य है, और थोड़ा सा भाग्य का भी, ऐसा नजूमी कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, उनकी बात वो जाने। मैं आता हूँ रजनीश जी की तरफ। रजनीश जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखेंगे? कई बार राजनेताओं को एक सुपर हीरो की तरह देखा जाता है और ये उनकी चुनौती भी बन जाता है। बहरहाल आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि शासन सत्ता सरकार से जुड़े हुए विषय होते हैं और उनमें जो रसूखदार होते हैं उनकी मुलाकातों की चर्चा बहुत स्वाभाविक है। और ऐसा होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि चाहे वो सिंधिया जी हो और मुख्यमंत्री जी हो, उन दोनों की भेंट वार्ता। सिंधिया जी सबसे बड़ा कारण है भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने का जी। और जो सरकार बनी है उसमें उनकी अहम भूमिका होने के कारण जब जब भी वो मिलेंगे तब तब चर्चा होगी, क्योंकि उनके साथ जो उस समय पूर्व विधायक आए, सरकार बनाने में योगदान दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो वो उनका स्थान, सम्मान भारतीय जनता पार्टी के भीतर कम से कम लगातार आपको दिखाई पड़ रहा है। कम से कम की बात इसलिए कर रहा हूं कि कहीं किसी प्रकार का बयान, व्यवहार, किसी प्रकार का ऐसा संकेत, संदेश नहीं है कि कोई किसी प्रकार से अलग है और कोई समझौता या कोई दुराव की बातचीत चल रही है और उसमें कोई करने के लिए नेता मिल रहे हैं। मिलना मिलाना अच्छी बात है, एक दूसरे के यहाँ चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो या भोपाल में हो, किसी ने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अभी आदरणीय सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी इससे अलग है। मुख्यमंत्री जी से सभी की मुलाकातें हुई हैं। कैलाश जी भोपाल आए, कैलाश जी की सबसे पहली मुलाकात मुख्यमंत्री जी के ही साथ हुई। नरोत्तम जी तो उनकी टीम का हिस्सा है और तमाम नेता लगातार मिलते ही रहते हैं जिनका जिक्र कर रहे। कई तो मंत्री जिनको मीडिया चर्चा कर रहा है, इसलिए मैं इन नामों को ले रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह जी हो, अरविंद सिंह भदौरिया जी हो, जिनकी चर्चाओं का उल्लेख किया जा रहा था, तो उनकी टीम का हिस्सा है, उनके दैनंदिन जीवन में बातचीत का कारण है। तो कई बार हमारा दिमाग का जो परसेप्शन होता है, हम जो कुछ जिज्ञासु भाव हमारा होता है, उस दृष्टि से हम उनकी चर्चाओं के निहितार्थ निकालने का प्रयास करने लगते हैं। कई बार मालूम चला कि बातचीत कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ और है, इसलिए हम कुछ और अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक सज्जन कहते हैं साहब अब तो निगम मंडल की नियुक्तियां हो ही जाएंगी, क्योंकि वो दोनों में चर्चा हो गई। एक कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो संगठन का जो विस्तार है वो हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। एक कह रहे हैं नहीं साहब ऐसा होने वाला है तो ऐसा हो जाएगा। और चर्चा के कारण डेली रूटीन के भी हो सकते हैं, कई प्रकार की समस्याओं के समाधान की तरफ जाना है, कई प्रकार की मांगों के निरीक्षण, राजनीतिक तो होंगे ही। तो राजनेता आपस में मिलेंगे तो राजनीतिक चर्चा बहुत स्वाभाविक होगी, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये खुद के परसेप्शन के आधार पर कई बार ज्यादा ताने माने बुने जाते हैं। होता क्या है, वो सही बात है, दो नेताओं के बीच की बंद कमरा की चर्चा, तीसरा तो वही जान पाएगा जो उन दोनों में से कोई बताएगा। अब वो सच बता रहा है कि झूठ बता रहा है, वो भी दोनों ही जान सकते हैं। असल में मीडिया की एक अपेक्षा का कारण जो मुझे प्रतीत होता है वो ये भी है कि कांग्रेस के ट्रेडिशन में जिस तरह नेताओं का स्वागत होता है, और पहले जब सिंधिया जी आते थे तो भोपाल की फ़िज़ा में पोस्टर्स, बैनर्स, लंबी गाड़ियों का हुजूम और काफिला, और बीजेपी में ये ट्रेडिशन है नहीं सर, नरेंद्र सिंह तोमर जी आते हैं, कोई पोस्टर बैनर्स नहीं होते हैं, और भी बड़े नेता आते हैं। इसीलिए मुझे ये भी लगा कि ये अगर चौथी पांचवी बार ये सवाल किसी बड़े बीजेपी नेता से पूछा गया तो वो यही कहेगा कि भैया कहाँ आप, मतलब आते जाते रहते हैं नेता, आपने कभी देखा क्या हमारे यहाँ आते हैं तो बड़ा ये हो जाता है, धूम धड़ाका हो जाता है। अब्बास हफीज़ साहब, आप किस तरह देखते हैं? मसला आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन ये ऐसा मसला है कि आपकी पार्टी का है भी और नहीं भी है, क्योंकि मसला बड़ा दिल के करीब का मसला है, क्योंकि आपके लख्ते जिगर माने जाने वाले एक नेता से कभी लख्ते जिगर जो थे वो अब आपके लख्ते जिगर नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मोहब्बतें तो रहती हैं साहब, और वो अंदर अंदर हमेशा ही बनी रहती हैं। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता या पार्टी नहीं बदलता। बहरहाल क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो आपने बहुत सही बात कही कि ये इनका अंदरूनी मसला है, आंतरिक मामला है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी करके कोई फायदा किसी को हासिल होना नहीं है, जनता का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो बात बहुत पहले से कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जनता का नुकसान हो रहा है गुटबाजी के चलते, जो चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है,
उसकी वजह यह है, साफ दिख रहा है कि आज हर एक नेता जो सफे अव्वल का है, जो पहली पंक्ति का है, वो अपने भविष्य को थोड़ा अंधकार में देखने की वजह से विचलित होता है। स्वाभाविक है, जब सत्ता पुरानी होती है शरद जी, सत्ता पुरानी होकर और मुखिया भी पुराना हो जाए तो एक बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं दबती हुई उनको दिख रही होती हैं। क्या हम कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्या हम कभी इस पद पे आ पाएंगे? तो वो सारी की सारी चीजें जो आके विस्फोट बनकर की शक्ल इख्तियार करती हैं, तो उससे दुखद ये हो रहा, दुखी मैं भी हूँ, जनता भी है कि दुखद ये है कि वो लोग आज अपने भविष्य को चमकाने में लग गए हैं जिनको आज जनता की फिक्र करनी चाहिए थी। आप अलग अलग गुटों के नेताओं का जो चिंतन मंथन मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, उनकी चिंता अपने लिए है, उनकी चिंता किसी के खिलाफ है, जो भी है वो ये लोग जानते हैं। जो रजनीश जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। दो नेताओं की बंद कमरे में बात हो, तीसरे को पता न चले, पर बहुत जमाने के बाद वो नेता आए और वो जो सारा का सारा मामला एक फोकस उसके अंदर जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें देख के समझ में भी आती हैं। लेकिन ये आज सबसे बड़ी बात है, सिंधिया जी पूरे कोरोना काल में मध्य प्रदेश का दौरे पर क्या छोड़ी, आप अपने क्षेत्र में भी नहीं आए। आज भी अपने क्षेत्र को छोड़ के जो उनका पावर कैपिटल है वो वहां लौटे हैं जब मंत्री नहीं बनाए गए हैं। और ये सारे की सारी चीजें एक एक करके कदम हो रहे हैं, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। पर प्राथमिकता अगर सरकार की ऐसे दौर के अंदर बदल जाएगी कि जनता के आप अपनी कामयाबी को आंकड़ों को छिपाने में समझने लगेंगे, पेपरबाजी जो कागजों पे लिखा होता है उसको समझने लगेंगे, जनता का नुकसान होता रहेगा। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी परेशानी है शरद जी कि आज जनता परेशान हो जाए कि तीसरी दौर की बात करने वाली सरकार आज ये नहीं बता रही है कि मध्य प्रदेश में एक ही इंक्यूबेटर वाली बच्चों के लिए एम्बुलेंस है। पूरे मध्य प्रदेश की हालत ये है। तो ये आज तैयारियां की जा रही हैं या अपने भविष्य की तैयारियां की जा रही हैं, ये बड़ा विषय है। लेकिन मामला इनका आंतरिक है, हम मानते हैं, टीका टिप्पणी की कोई बात नहीं है, कोई विषय नहीं उठता है। पर सबसे बड़ी हमारी आपत्ति बस ये है कि जनता प्राथमिकता पे होनी चाहिए, ना कि खुद का भविष्य। डॉक्टर सत्यप्रकाश, सिंधिया जी आए, बैठे, बात की, तमाम चीज़ें इसके पहले भी हुई हैं और इस बार भी उससे कुछ भिन्न या अलग नहीं होने जा रहा है। जैसा रजनीश जी ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। बहुत हद तक राजनीति या जीवन भी परसेप्शन रिडन होता है, हम ये मानते ही हैं। और दूसरे के घर में झांकना ये भी एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है मनुष्य की, और राजनीति में तो और ज़्यादा ये बढ़ जाती है। लेकिन अब आप जो भूमिका है सिंधिया जी की, क्योंकि बीजेपी एक अलग स्वभाव, प्रकृति और नेचर की पार्टी है, जहां आप वाहनों का काफिला लेकर नहीं चलते हैं, ये ठीक भी नहीं माना जाता है। वहाँ जहां बहुत नेताओं की भीड़ या पोस्टर बैनर्स हों, पार्टी में जो एक आंतरिक मूल्यांकन की प्रणाली है उसको भी उसमें ठीक नहीं माना जाता। और सिंधिया जी ने इसको बहुत तेज़ी से अपने व्यवहार में लाने की कोशिश भी की है। उन्होंने उन तमाम चीज़ों से अलग हटने की कोशिश की है जो कांग्रेस में रहते हुए वो लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों के समायोजन की भी जो एक बात तथाकथित रूप से मानी जाती है, उसको लेकर भी वो कहीं अड़ते हुए या अटकते हुए नज़र नहीं आए। इस पर आप क्या कहना चाहें? क्या बहुत तेज़ी से सीखा है सिंधिया जी ने, बीजेपी को समझा है? नागपुर भी वो आए हैं, संविधा भी भोपाल में आते ही हैं, संघ कार्यालय। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधिया जी का जो ओरिजिन है, अगर राजमाता साहब पे जाए, मदर ऑफ सिंधिया जी पर जाए, तो इनका ओरिजिन जनसंघ या भाजपा से, ये पक्की बात है। तो अब जो जीन्स अंदर होता है वो तो वक्त आने पर कभी भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो बीजेपी के साथ जो वो ट्यून कर रहा है, शुरू में आपने देखा हो कि वो लाल लश्कर के साथ आते थे, लेकिन बीजेपी का ऐसा कल्चर नहीं है और ऐसे कल्चर को ज्यादातर एडॉप्ट भी नहीं किया जाता है, उसको अवॉइड करती है बीजेपी। सिंधिया जी ने अपने आप को बदला है। आज मैं रजनीश जी की एक बात बहुत अच्छी कहूंगा कि रजनीश ने बिल्कुल खुले मन से एक बात कही है कि सिंधिया जी इस जो गवर्नमेंट है, आज का जो रूल है, उस रूल के सेंटर है। तो जब भी कोई बात होगी तो उनको परे करके कोई निर्णय नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। और सीएम भी शिवराज जी बने हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सिंधिया जी की मर्जी रही होगी, तभी वो बने और उन्होंने अपने आप को बदला है। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जिन 8 विधायक उनके जो हारे हैं 7, उनका रिहेबिलिटेशन तो बहुत जरूरी है। जिन्होंने अपनी विधायकी को दांव पर लगाया है सिंधिया जी की, तो उनके लिए उनका लड़ना लाजमी है अगर उनको अपनी लीडरशिप को बीजेपी में बनाए रखना है। लेकिन यही बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब, यही बड़ा सवाल है कि बीजेपी में आप अगर देखें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि आप ये भी दावा नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जो बहुत करीबी लोग हैं
वो राजनीति में बहुत अच्छे से समायोजित हुए हैं। ये भी बीजेपी का स्वभाव नहीं है, ये भी बीजेपी का चरित्र नहीं है। तो सवाल क्या आप ये मानते हैं कि बाहर से आए इन मेहमानों के लिए, जो अब बीजेपी का बहुत मजबूती से हिस्सा हैं, इनके लिए नियम परिवर्तित भी हो सकते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं जैसे मेरे घर पर किसी का एहसान है, किसी ने मेरे घर के लिए बहुत अच्छा किया है, उसके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो रखना पड़ता है। 2018 में बीजेपी थोड़े से मार्जिन से पार्टी रूल में नहीं आई, लेकिन आपको याद होगा कि उनका वोट परसेंटेज ज्यादा था। अगर सिंधिया जी नहीं आते तो शायद आज भाजपा के लोगों को मध्य प्रदेश में सत्ता का सुख नहीं मिल पाता। तो वो बड़ा फैक्टर है, इसलिए कई एक्सेप्शन भी सिंधिया जी के लिए बीजेपी में देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं और मिले भी। रजनी जी, यही मेरा सवाल आपसे है कि क्या खेल के नियम कुछ बदल सकते हैं? क्योंकि जिन लोगों की भूमिका सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण तौर पर रही है, पार्टी क्या निश्चित तौर पर अपना नैतिक दायित्व तो मानती है कि उनका अच्छे ढंग से एडजस्टमेंट करना ये बीजेपी का ही दायित्व है। जिन्होंने इस्तीफे दिए, चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव में नहीं सफलता के नज़दीक पहुंच पाए। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और लेकिन आप चूँकि प्रदेश संगठन के एक महत्वपूर्ण युवा पदाधिकारी भी हैं, तो आपसे ये सवाल तो बनता है। जी देखिए, पहली बात तो जो आपने खेल की बात कही, क्रिकेट के खेल के नियम फुटबॉल पर लागू नहीं होते, और फुटबॉल के खेल के नियम क्रिकेट पर लागू नहीं होते, या किसी भी खेल के दूसरे खेल पर लागू नहीं होते। जी जी। हर खेल के अपने नियम हैं, हर खेल के रेफरी या एम्पायर अलग हैं, उनके जो भी नियम उपनियम हैं वो उस दृष्टि से विचार होता है। जब सरकार में बैठे लोग के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज जी विचार करेंगे तो स्वाभाविक है वो दृष्टि, वो सोच, क्योंकि सरकार जनता केंद्रित होती है, संगठन कार्यकर्ता केंद्रित होता है, और सरकार की चिंता करना है, सरकार के बारे में निर्णय करना है, निगम मंडल के बारे में निर्णय करना है, तो जनता केंद्र जब बात करेंगे तो इससे जुड़े हुए, जनाधार से जुड़े हुए, चाहे वो 2018 के बाद में 2020 ये 2 घटनाक्रम है, इनसे भी एक पक्ष जो है उसको भी कहीं एड्रेस करना हो तो वो भी जनता से जुड़ा हुआ ही पक्ष है, जनाधार हमारा दोनों का मिला है। तो मुझे लगता है कई सारे पक्ष हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि क्रिकेट के नियम, फुटबॉल के नियम, दोनों के नियम अपनी जगह अलग अलग होते हैं, और उनके एम्पायर, उनके रेफरी उस ढंग से निर्णय करते हैं। आने वाले समय में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये केवल हम आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस पार्टी की अपनी निर्णय प्रक्रिया है, अपनी विलक्षण परंपराएं हैं, उसके तहत ही निर्णय होंगे, और उसके तहत निर्णय हुए हैं। हम पर जो तमाम प्रकार की बातें आरोपित करते हुए जो अटकलें लगाई गई पिछले 1 साल से, वो भी खारिज हुई हैं। सबने देखा, आपने स्वयं कहा कि किस प्रकार आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्वयं में बदलाव किया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, जो विचारधारा है, उसके अनुरूप उन्होंने श्रेष्ठता के साथ में चलने का काम किया है। सत्यप्रकाश जी ने उसमें जोड़ा भी, क्योंकि ये जो उनके अंदर राजनीतिक तौर पर एक विरासत है, उसका पालन करते हुए भी नजर आए, तो स्वाभाविक है। और आने वाले समय में वो जो आरोपित अटकलें हैं वो खारिज फिर होंगी। आपकी बात को मैं इस तरह से भी ले रहा हूं कि नियम जो हैं वो एक खेल के दूसरे खेल में परिवर्तित नहीं होते हैं, और बीजेपी एक ऐसा मेजबान भी है कि जो कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा अपरिवर्तित रहती है कि नया मेहमान आता है तो घर में कुछ परिवर्तन होंगे, नई चादर बदल जाएगी, लेकिन खाने के मेन्यू में आप कहें कि गिलकी नहीं बनेगी और करेला नहीं बनेगा, तो सर ऐसा नहीं होगा। जो परंपरा है उस परंपरा से ही हम चलेंगे। हफीज़ साहब, मैं थोड़ा एक अलग सवाल लेकर आ रहा हूँ। ये सवाल ये है कि आपने इस कीमत को तो समझा ही है कि कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है जब अपने भीतर कुछ चीज़ें ऑर्डर में नहीं होती हैं, चाहे वो लोगों, बड़े नेताओं के बीच का संतुलन हो या उनके बीच की एक प्रतिस्पर्धा हो जो स्वस्थ होते हुए कभी एक ऐसे मोड़ पर चली जाती है जो बहुत गहरी जिद, तनाव, उपेक्षा और इसमें बदल जाती है। अभी भी कुछ स्वर विंध्य को लेकर उभरे हैं, और एक नेता ने कहा है, अजय सिंह जी ने, कि विंध्य का कोई दोष नहीं है सरकार नहीं बनी तो, और एक बयान भी जो कमलनाथ जी का है उसको लेकर भी, और फिर एक विंध्य के ही एक नेता का बयान आया कि ऐसा ना बोलें अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। मैं उनसे असहमत हूँ। बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलता है, और कई बार
वो आपके महत्वपूर्ण विकेट नेता रूपी गिरा भी देती है। सावधान आपको बहुत रहना। देखिए, साम दाम दंड भेद की राजनीति को कांग्रेस की सरकार ने भुगता है और कोई चीज ऐसी नहीं रही जब सामने सौदेबाजी हो जाए, बहुत बड़ा बोलियां लगा दी जाए, उस विषय में जाना शायद इस पूरी चर्चा को अलग ले जाएगा। और जो आपने बात कही कि यहाँ पर विंद की बात हो, किस संदर्भ में कहा गया, किस व्यक्ति से कहा गया, हमारे यहाँ खुले विचार रखे जाते हैं ताकि कोई अंदर घुटन सी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर गला घोटने का काम किया जाता है विचारों को लेकर, तो इनके यहाँ बोलने की अनुमति नहीं है। आज सबसे बड़ी बात यह है जो सत्य प्रकाश जी ने कहा भी कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो राजनीति एक ऐसी चीज है, अब यहाँ पर जैसे कौन किस संदर्भ में कह रहा है तो वो व्यक्ति सही उसका जवाब दे सकता है। लेकिन एक और बात यहाँ पर कही गई जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब ने कोट किया रजनीश भाई को और ये कहा कि रजनीश भाई ने अच्छी बात कही कि केंद्र बिंदु इस सरकार के या आधार स्तंभ इस सरकार के सिंधिया जी रहे हैं। तो जब भी कुछ बात होगी तो उनको जरूर पूछा जाएगा, उनसे जरूर चर्चा की जाएगी। इस बात से ये स्पष्ट होता है शरद जी कि सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा की सरकार में। इस बात से ये स्पष्ट होता है कुछ ना कुछ जो चल रहा है उथल पुथल भाजपा की सरकार में वो सही में है कि एकदम इन मीटिंग्स के बाद, इस दौर के बाद एकदम सिंधिया जी का फ्लाइट से दुबई से वापस आ जाना, जो अच्छी खासी अपनी छुट्टियां मना रहे थे कोरोना काल में, उनका वापस आना और सीधे भोपाल लैंड कर जाना आकर, तो कोई ना कोई डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन बन गई है यहाँ पर। लेकिन हम कुछ नहीं कहते, आप मुख्यमंत्री बदलिए, कैलाश जी मुख्यमंत्री बने, नरोत्तम जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये सब कुछ जल्दी कर दीजिए। जनता को नुकसान हो रहा है, जनता इसका भुगतान करे इस कोरोना काल में, इस आपदा के अंदर, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं बदल जाएं तो ये बहुत ही दुखद भी होगा और चिंता का विषय भी होगा। आज ये भाजपा बदली भाजपा है, कुशाभाऊ ठाकरे, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे साहब की भाजपा नहीं है। यहाँ पर लोग अपने भविष्य को सुधारने में लगे हैं, जनता का भविष्य बिगाड़ कर। तो इतनी नाकामियों के साथ उनको सुधारने की जरूरत है, जनता के बीच जाने की जरूरत है। सिंधिया जी को मंत्री बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, सिंधिया जी के मंत्री जो हार गए चुनाव उनको एडजस्ट किया जाए, नहीं किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जनता के एडजस्टमेंट की होनी चाहिए। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया, ये सब चलता रहेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सियां मिलती रहेंगी, आप जनता को देखिए। रजनीश जी 30 सेकंड में कुछ जवाब आप देना चाहें तो जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अटकलों का जवाब केवल सच की अपनी रफ्तार होती है और वो सच की रफ्तार आने वाले दिनों में मैंने कहा कि जैसे पहले तमाम अटकलों को खारिज किया, फिर खारिज होगी और अपने आप होंगी, सच की रफ्तार से होगी। दूसरी बात मैंने स्वयं कहा कि सरकार जनता केंद्रित होती है और जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है, हमारे कामकाज, हमारे सरकार का व्यवहार है, वो लगातार जनता केंद्रित है। और यही कारण है कि कोरोना में तेजी के साथ में हमने नियंत्रण करने का काम जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की क्यों ना हो, उसको संचालित करने का काम किया है। चाहे लोगों को अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिले, इस पर भी थपथपाने की बात नहीं है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद दौर से निकले सरकार की नाकामी अन्य राज्यों में भी परिलक्षित हो रहा है। अब आप ध्यान दे दीजिए, बच्चों का विषय है आज आने वाले समय में आपके पास एक एम्बुलेंस है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ा होना अपनी कीमत चुकाने की तरह भी होता है और वो बड़े लोग जो उस स्टेटस को अचीव करते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या शिवराज जी हों, उस तकलीफ़, उस पीड़ा को भी आपको अपने उन भव्य प्रासादों के भीतर ही रखना पड़ता है, जिसकी जरा सी भी भनक अगर बाहर लगती है तो वो फिर अर्थ का अनर्थ पैदा कर देती है। और दरअसल इनको सुपरमैन या सुपर ह्यूमन की तरह देखने वाले आप और हम ही होते हैं कि साहब एक स्ट्रोक लगेगा मोदी जी का तो सब बदल जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब का कोई जवाब नहीं है, विराट कोहली तो विराट कोहली ही हैं, विराट की विराट इनिंग। लेकिन इस विराट इनिंग के पीछे जो एक इंसान है जो बिल्कुल आपकी हमारी तरह है, जिसकी आंख से भी आंसू बहते हैं, जिसको भी ठेस लगती है, जिसकी आलोचना होती है, जब दूसरे दिन वो अखबार उठाता है या इस डिबेट को देखता है तो यही कहता है ये काली शर्ट पहने एंकर क्या बोल रहा था यार, क्या करते हैं ये मीडिया वाले, कैसे करते हैं ये लोग, कहाँ पहुँच जाते हैं कंक्लूजन लेके। वो भी इंसान है साहब, उसकी भी पीड़ा है, उसकी भी तकलीफ है। लेकिन ये महानता रूपी जो आवरण है, ये जब बहुत भारी हो जाता है तो ठीक उसी तरह होता है जैसे ऑक्सीजन कम महसूस होती है। तो ये उनकी तकलीफ है साहब। और शायद सार्वजनिक जीवन में आने की दो चुनौती मेरे मित्र बहुत बेहतर समझते हैं जो मेरे साथ बैठे हैं इस समय, अब्बास हफीज़ और रजनीश। और ये दोनों भी मुस्कुराते ही रहेंगे क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसका कोई समाज से प्रतिदान और समाज से कोई इसके लिए लिबर्टी मांगना या मीडिया से मांगना ये संभव ही नहीं है।
चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपने मुस्कुराकर कम से कम मेरा मनोबल तो बढ़ाया कि मेरी ये जो बकबक है ये कुछ ठीक दिशा में थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।